पैरामीशियम। क्या नाम है इसका? पैरामीशियम। ये वाला जो है ये कौन है सर? ये जो है हरे हरे रंग के जो है ये है युगलीना। कौन है ये? युगलीना। ये जो आपको दिख रहा है भागता हुआ, कूटपाद बनाता हुआ, जिनको हम कूटपाद, स्यूडोपोडिया, पादाब बोलते हैं, ये कौन है सर? अमीबा। अब ये तीन जो आपने यहां पर एनिमेशन देखे हैं सिंपल से, ये अमीबा, ये आपका युगलीना, ये आपका पैरामीशियम, ये एनिमेशन देखने के बाद क्या कभी जिंदगी में भूलेगा कि ये एग्जाम्पल कौन से जगत के हैं? ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम, युगलीना, आपका अमीबा कौन से जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। डन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा जगत पढ़ना बेटा जी? यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटिस्टा जगत की बात करने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत में पैरामीशियम भी आता है, प्रोटिस्टा जगत में युगलीना भी आता है और प्रोटिस्टा जगत में आपका अमीबा भी आता है। अब किस तरीके से वर्गीकरण होता है, किस तरीके से प्रोटिस्टा जगत को पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि भैया मोनेरा जगत के अंदर प्रोकैरियोट्स थे कि यूकैरियोट्स थे? सिंपल सा क्वेश्चन। सर कैसी बात कर रहा है? प्रोकैरियोट्स थे। एकल कोशिकीय थे कि बहुकोशिकीय थे? सर एकल कोशिकीय थे। हाँ, वो एकल कोशिका जो है वो कॉलोनी बनाकर जरूर रह सकती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में। लेकिन अगर मैं प्रोटिस्टा जगत की बात करूं तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव आते हैं क्या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं? सर यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय? होते एकल कोशिकीय हैं, होते ये एकल कोशिकीय हैं, लेकिन कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? मात्र इतना सा, यहां पर प्रोकैरियोट्स है, यहां पर यूकैरियोट्स है। ये भी एकल कोशिकीय है, ये भी एकल कोशिकीय है। अब याद कर, विकास चैप्टर जब पढ़ा था तो स्टार्टिंग में कौन आए थे? प्रोकैरियोट एकल कोशिकीय आए थे, फिर उसके बाद यूकैरियोट एकल कोशिकीय आए थे। तो यूकैरियोट एकल कोशिकीय कौन से जगत में है? सर प्रोटिस्टा जगत में है। ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर स्पाइरुलिना जो था, स्पाइरुलिना, किसी ने पूछा कि सर स्पाइरुलिना जो था, स्पाइरुलिना तो ग्रीन एल्गी है। नहीं मेरे भाई, स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी नहीं है, स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्योंकि अगर तूने स्पाइरुलिना को ग्रीन एल्गी बोल दिया तो ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो यूकैरियोट्स होती हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये कौन थी? ये सर साइनोबैक्टीरिया थे। और ये कैसे हैं? सर ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो स्पाइरुलिना एक प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट नहीं है। और अगर ये प्रोकैरियोट है तो मैं इसको ग्रीन एल्गी में नहीं लिखूंगा। आया कंसेप्ट समझ में? जो ये सोच रहा था कि सर स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी, ग्रीन नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोट है ये। चलिए जी, तो प्रोटिस्टा जगत की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत के अगर लक्षणों की अगर हम बात करेंगे, सर प्रोटिस्टा जगत के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो यहां पर सबसे पहले एक डायग्राम जरा एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है आपका। जितने भी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में वो सारे के सारे आपने देखने हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम आपने देखना है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के इस डायग्राम में ये जो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा था, अब इस डायग्राम में क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले ये डायग्राम किसका है ये जरूर याद रखना। हम यही भूल जाते हैं डायग्राम किसका है? नॉस्टॉक का है। ये एनाबिना का नहीं है, ऑसिलेटोरिया का नहीं है, माइक्रोसिस्टिस का नहीं है, ये किसका है? सर नॉस्टॉक का है। अब इस डायग्राम में ये हेटेरोसिस्ट ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि तूने ये समझा, दिमाग में फिट किया, ये अलग से संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली ये हेटेरोसिस्ट है। लेकिन ये भूल जाते हैं ये क्या था? सर ये म्यूसिलेज शीथ होती है, श्लेष्मा का आवरण होता है, जिसको हम जेली समान एक आवरण बोल रहे थे। क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा आच्छद बोलते हैं। खत्म। ये डायग्राम जो था, इस डायग्राम में जो जो मार्किंग कर रखी है वो सारी चीजें याद रखनी है जो एनसीईआरटी में है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का सीधा सीधा याद रखना है। वहीं यहां पर दूसरा जो डायग्राम दे रखा था, यहां पर ये वाला, ये शेप याद, शेप ये शेप कैसे भूल सकता है? तो जितने भी डायग्राम दे रहे हैं वो तो सारे के सारे याद रखने हैं। आइए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो यहां पर डायग्राम दे रखा है वो ये 4 डायग्राम दे रखे हैं।
अब 4 डायग्राम एक सीधी रेखा में दे रखे थे, यहां पर अगर मैं सीधी रेखा में लाता तो वो समझ में नहीं आता, इसलिए एक एक को मेरे को कट कॉपी पेस्ट करने में इस तरीके से बनाया गया। ये कौन है सर? ये है डाइनोफ्लैजिलेट। ये कौन है सर? ये युगलीना है। ये कौन है? ये अवपंक कवक है, स्लाइम मोल्ड है। ये कौन है? ये पैरामीशियम है। लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, याद रखना है। दिस इज पैरामीशियम, ये अवपंक कवक है, ये युगलीना है, ये डाइनोफ्लैजिलेट है। अब ये एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर प्रोटिस्टा जगत के लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण जो प्रोटिस्टा जगत में दे रखा है कि भैया यहां पर किसको रखा गया है, कौन से जीवों को रखा गया है? सर बताने की जरूरत ही नहीं है, एकल कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा जाता है, हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, क्या कि वैज्ञानिक जो है बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। किसको पढ़कर? प्रोटिस्टा जगत को पढ़कर। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं जो पादपों के समान लक्षण दिखा देते हैं। क्या? प्रोटिस्टा जगत में ज्यादातर ऐसे जीव आते हैं जो पादपों के समान लक्षण दिखाते हैं। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा करते हैं। कौन सा? अगर तो यहां पर वर्गीकरण देखेगा, यहां पर इस प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण, तो इसमें क्राइसोफाइट जिसके अंतर्गत कौन आते हैं? डायेटम्स, डायेटम्स आते हैं। डेस्मिड्स जिसको हम सुनहरे शैवाल बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, युगलिनॉइड, युगलीना। दिन की अगर बात करें, इसमें दिन की बात करें, इसमें रात दिन की कबीर की बात करें, ये कैसे हैं सर? ये स्वपोषी हैं। स्वपोषी मीन्स प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, यानी पादपों के समान बहुत ज्यादा लक्षण प्रतीत होता है। किसमें? इस प्रोटिस्टा जगत में। ये लाइन लिखी हुई थी किसमें? हमारे इस प्रोटिस्टा जगत में। ये पहले बिंदु में क्या कि इस जगत की सीमाएं ठीक तरीके से निर्धारित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि एक जीव वैज्ञानिक, एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टे हैं, वहीं दूसरे के लिए ये एक पादप हो सकते हैं। क्या? एक बायोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर हम देखें तो ये एक पादप ही तो है, एक प्लांट्स ही तो होंगे, एक प्रकार के प्लांट्स ही तो होंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के समान बिल्कुल लक्षण दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्लांट्स के जैसे। ये शैवाल हैं, ये कुल मिलाकर ये क्या है? ये शैवाल हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होएगा कि ये जो शैवाल हैं ये एकल कोशिकीय हैं। कैसे है? ये यूनिसेल्युलर है। इसीलिए कौन से जगत में आए हैं सर? ये प्रोटिस्टा जगत में आए हैं। ये समझाने की कोशिश कर रही थी आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, याद रखना है, स्पाइरुलिना इज नॉट थैलोफाइट। स्पाइरुलिना जो होता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, भूल मत जाना इस चीज को। हाँ जी, क्या ये बिंदु समझ में आ गया? क्लियर है कि बायोलॉजिस्ट के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कैसे? कि इस समूह के अंतर्गत जो ज्यादातर जो जीव आ रहे थे वो पादपों के समान लक्षण दिखा रहे थे, प्रकाश संश्लेषी थे। उस हिसाब से तो ये जगत के जो जीव है वो उनको तो पादप जगत में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो जीव हैं वो एकल कोशिकीय हैं, और एकल कोशिकीय को हम किस में रखेंगे? यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। डन, ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु, ये किस में मिल रहे हैं भैया? जल में मिलते हैं, मैक्सिमम जल में मिलते हैं, सारे के सारे नहीं, ज्यादातर प्राथमिक रूप से ये किस में मिलते हैं? जल में मिलते हैं। क्या ये स्थल पर मिलते हैं? यस। कौन से मिलते हैं स्थल पर? ये देखना, डायग्राम देखना अभी जरा। ये कौन है? ये अवपंकवक है। ये कौन है? ये अवपंकवक। गली सड़ी जो जगह जो होती हैं, पत्तियां, टहनियां, गला सड़ा पदार्थ जो होता है स्थल पर, वहां पर ये उगते हैं। कौन? अवपंकवक। तो ये अवपंकवक स्थलीय होते हैं। लेकिन यहां पर जो लाइन लिखी हुई थी, कौन सी? ये वाली, कहां गई? ये वाली लाइन जो थी वो ये कह रही है कि प्राथमिक रूप से प्रोटिस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय। यानी प्राइमरी मीन्स मैक्सिमम, ज्यादातर जो आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? जल में मिलते हैं। स्थल पर भी मिलते हैं, जैसे अवपंकवक मिलते हैं। डन? क्लियर है ये दो बिंदु? आगे बढ़े, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु
इसके अंतर्गत किसको रखा गया प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत? सर एकल कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के ज्यादातर जीव कैसे हैं? सर जलीय हैं। सिंपल से 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु यहां पर ये बोल रहा है जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें सुविकसित केंद्रक आवरण मिलेगा, जिसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक मिलेंगे, राइबोसोम, अंतःपरय द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब कुछ मिलेगा। वही चीज यहां पर लिखा है कि यूकैरियोट्स हैं, इट मींस इसके अंदर क्या मिलेगा? सुसंगठित केंद्रक मिलेगा और झिल्ली युक्त क्या मिलेंगे? सर कोशिकांग पाए जाएंगे। ये तो नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स कैसे बनाएगा? हेडिंग डालेगा प्रोटिस्टा जगत। हाँ सर, हेडिंग क्या डाली? सर प्रोटिस्टा जगत पहला बिंदु सर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूनिसेल्युलर मतलब एकल कोशिकीय। दूसरा बिंदु मैक्सिमम यानी ज्यादातर जल में मिलते हैं। किस में मिल रहे हैं? जल में मिल रहे हैं। तीसरा बिंदु ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि यूकैरियोट का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रक मिलेगा, जिसमें आपके झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे। हाँ जी, देन आगे बढ़े। ये तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु यहां पर लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीवों में कशाभिका और पक्षमाभ पाई जाती है। आप एग्जाम्पल बताइए कौन सा? अभी अभी मैंने आपको एनिमेशन से एक जीव दिखाया था जिसमें पक्षमाभ, जिसमें सीलिया मिल रहा था। जानते हो तुम 10वीं कक्षा में ये चीज पड़ी हुई है। हाँ भाई, कौन सा था? अभी अभी बताया था, अभी अभी दिखाया था, जिसमें ये हिलते हुए तुमको पक्षमाभ दिखाई दिए थे। ये हिलते हुए पक्षमाभ दिखाई दिए थे। ये हिल रहे हैं, ये इधर से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? ये सीलिया है, पक्षमाभ है। कौन है ये साहब? ये पैरामीशियम है। कौन है ये? पैरामीशियम है। तो हमने क्या बात करी? कहां चला जाता है यार? क्या कि तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु क्या था कि इनमें पक्षमाभ हो सकता है। हां सर, एग्जाम्पल पैरामीशियम और गुरु। मतलब ये तो वो बिंदु है जिस पर मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये वो बिंदु है जो सिंपलेस्ट चीजें हैं। लेकिन नहीं सर, आप टाइम लीजिए, आप आराम से पढ़ाइए जब तक हमको संतुष्टि ना हो। घसीटे मत मारिएगा सर। पैरामीशियम जिसमें क्या मिल रही है? सीलिया मिल रही है। जिसमें क्या मिल रहा है? पक्षमाभ मिल रहा है। कशाभिका, कशाभिका वाला कोई प्रोटिस्ट जानते? अगर नहीं जानते तो डायग्राम दिखा रहा हूं, डायग्राम दिखा रहा हूं। यहां पर डायग्राम देखिएगा। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे समुद्री घोड़ा हो, है ना? हिप्पोकैम्पस हो, समुद्री घोड़ा। लेकिन इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है गुरु इसका? ट्रिपैनोसोमा। इससे एक बीमारी होती है जिसको हम निद्रालु रोग या निद्रा रोग इंग्लिश में बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें हमारी जो जैविक घड़ी जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, वो बिगड़ जाती है। रात को नींद नहीं आती है और जब नींद आती है तो प्रॉपर नहीं आती है। तो ये जो होती है इस बीमारी को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो इससे होती है। और ये एक मक्खी के अंदर मिलता है। सीसी मक्खी उसका नाम होता है। वैज्ञानिक नेम फिलोबोटोमस अर्जेंटाइप्स होता है। तो इसके अंदर ये जो धागे नुमा संरचना जो तुमको दिखाई दे रही है, ये है कशाभिका। कौन है ये गुरु? कशाभिका है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आया था क्या कि भैया आपके क्या प्रोटिस्टा जगत में जीवों के अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं? यस होते हैं। फ्लैजिला किसमें होता है? एग्जाम्पल याद रखना है, ट्रिपैनोसोमा। पक्षमाभ यानी सीलिया किसमें होता है? पैरामीशियम। कौन सा बिंदु हो गया? चौथा बिंदु हो गया। ट्रिपैनोसोमा पैलिडम भी होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस भी होता है, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियन भी होता है। अलग अलग जगह पर, साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, अलग अलग जगह पर अलग अलग बीमारियों के नाम जो हैं वो अलग अलग जातियों से हुए हैं। नेक्स्ट पांचवा बिंदु, ये चौथा बिंदु था। पांचवा बिंदु कि भैया इनमें जनन कैसे होता है? बेटा इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और इनमें लैंगिक जनन भी होता है।
और वास्तविक लैंगिक जनन होता है जहां पर युग्मक बनते हैं, और युग्मक जब संलयन करेंगे तो क्या बनेगा सर, युग्मनज बनेगा। तो इनमें वास्तविक लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। क्या इनमें अलैंगिक जनन भी होता है? इनमें लैंगिक जनन भी होता है जहां पर कोशिकाओं का संलयन होता है। कोशिकाओं का संलयन मीन्स शुक्राणु अंडाणु संलयन कर रहे थे ना, दो कोशिकाएं ना, हाँ, तो युग्मकों का संलयन होएगा जिससे क्या बनेगा सर, युग्मनज बनेगा। यानी इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनके अंदर अलैंगिक जनन भी होता है। किसके अंदर? इन प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। क्या ये लिखने लायक है नोट्स में? नहीं, सीधा इनके अंदर अलैंगिक लैंगिक दोनों जनन होते हैं। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या? इनका वर्गीकरण। यहां पर हमने प्रोटिस्टा जगत के जीवों को हमारी एनसीईआरटी ने सीधा नाम लिख दिया, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्लिनॉइड, अपंकवक, प्रोटोजोआ। 5 समूह में बांटा हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 नाम एक साथ हमारी एनसीईआरटी में एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन ये पांचों में डिफरेंस क्या है? ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्वपोषी प्रोटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये स्वपोषण दर्शा रहे, ये प्रकाश संश्लेषण दर्शा रहे हैं। अपंकवक को हमने बोला है परपोषी प्रोटिस्ट। परपोषी यानी दूसरी चीजों पर आधारित होगा। किस पर? किसी जीव पर आधारित है? नहीं, मृत कार्बनिक पदार्थ पर आधारित है। तो कैसा परपोषी है सर? मृतोपजीवी है। ये जो होते हैं प्रोटोजोआ जो होते हैं ये परजीवी होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। तो ये कौन सा परपोषी है सर? परजीवी। अब याद कर, स्वपोषी आपके प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। परपोषी जो होते हैं आपके परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। देन तो यहां पर ये जो 5 टाइप्स जो दे रखे थे उसमें प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कैसे होते हैं? परजीवी। अपंकवक जो होती है कैसी होती है? मृतोपजीवी। और दोनों एक प्रकार के क्या हैं? परपोषी हैं। ये जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ये जो होते हैं ये मिश्रण भी दर्शाते हैं। मिश्रित पोषी भी बोलते हैं इनको। मिश्रित पोषी का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक, मतलब कि ये स्वपोषी भी होंगे और परपोषी भी होंगे। ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करेंगे और रात को ये परभक्षण करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन याद रहेगा। क्लासिफिकेशन, क्या ये क्लासिफिकेशन याद रह जाएगा? दिमाग में आंखें बंद करके सीधा प्रोटिस्टा जगत 3 भागों में बांटा। स्वपोषी, परपोषी कौन से? मृतोपजीवी। परपोषी कौन से? परजीवी। स्वपोषी के अंदर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्लिनॉइड। मृतोपजीवी के अंदर कौन से? अपंकवक। और परजीवी के अंदर प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार ये जो वर्गीकरण किया गया था इसमें ये 3 जो थे स्वपोषी, अपंकवक जो है वो आपकी कैसी है? मृतोपजीवी। और प्रोटोजोआ जो है ये कैसे हैं? आपके ज्यादातर परजीवी हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अब इन 5 को पढ़ना और प्रोटिस्टा जगत खत्म करना है। ये 5 पढ़ेगा, प्रोटिस्टा जगत खत्म करेगा। सबसे पहले क्या पढ़ेगा? क्राइसोफाइट की बात करेगा। सबसे पहले किसकी बात करेगा? क्राइसोफाइट की बात करेगा। आइए, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं सर? क्राइसोफाइट की बात करने वाले हैं। क्राइसोफाइट के अंतर्गत 2 जीवों को रखा जाता है। ये एक समूह है जिसके अंतर्गत 2 जीव आते हैं, जिसमें से एक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट डाई एटम और दूसरे का नाम है डेस्मिड। डेस्मिड को हम क्या बोलते हैं? सुनहरे शैवाल। ये 2 प्रकार के जीवों को किसमें रखा जाता है? इस समूह में रखा जाता है। किसमें? क्राइसोफाइट के अंतर्गत 2 प्रकार के जीव आते हैं, एक डाइएटम्स आते हैं और एक डेस्मिड्स आते हैं। अब इन दोनों में से जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मोनेरा जगत किसकी वजह से फेमस है? बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या ब्लू ग्रीन एल्गी? हम ज्यादातर मोनेरा जगत जब पढ़ते हैं तो हम पर्टिकुलरली किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया। क्यों?
क्योंकि एक समूह के अंतर्गत जो प्रभावी रूप से मिलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा विविधता दिखाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, वो समूह उन्हीं की वजह से फेमस होता है। जैसे मुनीरा जगत किसकी वजह से फेमस है? बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विविधता किसकी मिलती है? बैक्टीरिया की। सबसे ज्यादा संख्या में कौन मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। उसी प्रकार क्राइसोफाइट जो है, ये 2 प्रकार के जीवों से बना हुआ है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो जीव जो है, जो सबसे ज्यादा विविधता दर्शाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा, वो कौन है सर? डाई एटम्स। इसीलिए हमारे कोर्स में मैक्सिमम बातें किसकी कही गई हैं सर? डाई एटम्स की गई है, ना कि डेस्मिड की गई है। लेकिन हां, यह जरूर याद रखना है कि डेस्मिड सुनहरे शैवालों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन बात किसकी करेंगे? इसकी करेंगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में ये मिलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत कौन आ रहे हैं? डाई एटम्स आते हैं, सुनहरे शैवाल आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड। ये चीज मैंने तेरे को अभी अभी बता दी है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से प्रश्न बनता है। जहां से प्रश्न बनेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखा है, वो याद रखना है। क्या? और ये पूरा पढ़ाने के बाद में एक सिंपल एक चार्ट दूंगा। क्या? ये पूरा पढ़ाने के बाद में क्या? ये प्रोटिस्टा जगत जैसे ही तू पूरा पढ़ लेगा, उसके बाद एक चार्ट दूंगा। उस चार्ट में इन तीनों के बीच में क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो एक ही पेज में ये तीनों तेरे कवर हो जाएंगे। पहले पढ़ ले, उसके बाद चार्ट दूंगा। हाँ जी। तो डायटम्स और डेस्मिड्स को किसके अंदर रखा गया? क्राइसोफाइट। अब क्वेश्चन अगला पूछा जाता है वो ये कि भैया ये मिलते कहां पर है? क्या बोला था? ज्यादातर प्रोटिस्ट कहां पर मिलते हैं? जल में। याद रखना, ये तीनों जो हैं जल में मिलते हैं। ये कहां पर मिल रहे हैं? स्थल पे मिल रहे हैं। ये जल में भी मिल सकते हैं, स्थल पर भी मिल सकते हैं। ये तीनों के तीनों कहां पर मिलते हैं? जलीय होते हैं। अब बात आई इनमें से कौन सा स्वच्छ जल में मिलेगा, कौन सा समुद्री जल में मिलेगा, और कौन सा दोनों जल में मिलेगा। तो देखिएगा यहां पर ये जो होते हैं, याद रखना, ये स्वच्छ जल में भी मिलते हैं और समुद्री जल में भी मिलते हैं, यानी दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। याद रखना है, दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। कौन बेटा जी? आपके ये जो डायटम्स और डेस्मिड जो हैं, ये दोनों प्रकार के जल में भी मिलते हैं। ये साफ पानी में भी मिलते हैं, समुद्रों में भी मिलते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपसे पूछा था, आपको मैंने बताया था, इकोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, समुद्रों के अंदर मेन उत्पादक कौन था? याद कर। क्या हमने कोई पादप प्लावक बोला था? फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला था? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही हैं। ये कौन है सर? ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। कौन है ये? फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। और मेन फाइटोप्लैंक्टन ये है, मेन। तो समुद्रों के अंदर ज्यादातर उत्पादकता किसके कारण होती है? डाई एटम्स के कारण होती है। ज्यादातर समुद्रों के अंदर उत्पादकता पैदा करने का काम कौन करते हैं? आपके डाई एटम्स करते हैं। तो याद रखना, समुद्रों में ज्यादातर कौन मिलते हैं? डाई एटम्स मिलते हैं। डेस्मिड्स जो होते हैं, आपके सुनहरे शैवाल जो हैं, वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? नोट्स में साफ साफ लिखना है, साफ साफ। क्या? कि क्राइसोफाइट के अंतर्गत डायटम्स, डेस्मिड्स आते हैं, पहला बिंदु। दूसरा, ये दोनों जल में मिलते हैं। साफ पानी यानी अलवणीय जल, समुद्री पानी लवणीय जल, दोनों जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्वेश्चन बनता है गुरु यहां से, और कई बार बना है। जरा इस डायग्राम को देखिए। यहां पर ये जब डायग्राम तो जब देखेगा तो ये एक डाई एटम है। कौन है गुरु? ये डाई एटम है। ये डाई एटम है। अब इस डाई एटम में ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सेल वॉल है। कौन है बेटा? ये कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति है। और नीचे जो है ये भी कोशिका भित्ति है।
नीचे भी कोशिका भित्ति, ऊपर भी कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति जो है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बना रही है? दो आवरण बना रही है, एक ऊपर वाला आवरण कोशिका भित्ति का, एक नीचे वाला आवरण कोशिका भित्ति का। अब जरा नाम में सोच, नाम में क्या आ रहा है? डाई एटम। डाई मीन्स दो, और यहां पर एटम का मतलब क्या था? आवरण है। डाई एटम में दो आवरण मिल रहे हैं। किसके आवरण मिल रहे हैं सर? कोशिका भित्ति के। कोशिका भित्ति जो है दो स्तरों में बट गई है। एक का नाम होता है एपिथीका और एक का नाम है हाइपोथीका। जो नीचे वाली होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका, और जो ऊपर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एपिथीका। और दोनों को मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कौन है सर? कोशिका भित्ति है। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है फ्रिस्यूल। क्या इतनी सी बात समझ में आई? वापस से सुन, मैंने बोला डाई एटम में, डाई का मतलब तो हो गया दो, एटम का मतलब क्या है? यहां पर आवरण। किसका आवरण है सर? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति जो होती है दो स्तरों में बट जाती है। ऊपर वाली को हम बोलते हैं एपिथीका, नीचे वाली को बोलते हैं हाइपोथीका। दोनों को मिलाकर बोला जाता है फ्रिस्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोनों को मिलाकर फ्रिस्यूल कहा जाता है। अब ये संरचना जो होती है किसके जैसी होती है? साबुनदानी के जैसी होती है। कैसे सर? आपके घर में साबुन है? हाँ सर। किसके अंदर रखते हो? साबुनदानी के अंदर रखे हो। कैसी होती है नॉर्मली साबुनदानी? कैसी होती है? ऐसी होती है, इस तरीके से कि अगर साबुन है तो इसके अंदर रख देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं ताकि पानी वानी ना गिरे, वो साबुन खराब ना हो। तो दिस इज साबुनदानी, जिसके दो आवरण होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो ये साबुनदानी के जैसी संरचना कहलाती है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि साबुनदानी के जैसी संरचना कौन होती है? साबुनदानी के जैसी संरचना कौन दर्शाता है? तो याद रखना डाई एटम्स जो होता है ये साबुनदानी के जैसी संरचना होती है। डन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा। सिलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलिका कौन होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। सिलिका क्या होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिका बोलते हैं। अब ये सिलिका जो होती है ये कहां पर होती है गुरु? ये होती है समुद्रों के अंदर होती है। और समुद्रों के अंदर जो सिलिका जो होती है, पानी के अंदर जो सिलिका होती है, वो सिलिका इन कोशिका भित्ति में डिपॉजिट होती रहती है। इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है, इतनी ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है कौन? सिलिका इनकी कोशिका भित्ति में, कि इनकी कोशिका भित्ति ये जो फ्रिस्यूल जो होती है ये बहुत कठोर हो जाती है। ये इतनी कठोर हो जाती है कि इसके ऊपर आग का, इसके ऊपर अम्लों का, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर का असर नहीं हो पाता है, इसके ऊपर एंजाइम्स का असर नहीं हो पाता है। यानी ये आसानी से अपघटित नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका भित्ति, ये फ्रिस्यूल बहुत कठोर होती है। किसके कारण सर? सिलिका के कारण। ठीक है जनाब, अब आगे। अब जरा सोच, ये तो है कोशिका भित्ति। अब तूने सेल चैप्टर अगर पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, कोशिका भित्ति जो होती है क्या ये जीव द्रव्य का भाग होता है या इसको हम मृत भाग बोलते हैं? क्या कोशिका भित्ति जो होती है क्या ये हमारे जीव द्रव्य का भाग होता है या इसको मृत भाग बोलते हैं? रॉबर्ट हुक ने जो पहली कोशिका खोजी थी वो कैसी कोशिका खोजी थी? मृत कोशिका खोजी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखी थी सर? कोशिका भित्ति देखी थी। कोशिका भित्ति जो होती है वो मृत भाग माना जाता है। किसका? कोशिका का। तो अब जरा सोचिएगा, ये कोशिका भित्ति मृत भाग है, जीवित भाग का अंदर है। कौन है ये अंदर? जीव है। ये इसकी कोशिका भित्ति है। जस्ट इमेजिन, जरा दिमाग लगा, ये तेरे घर पर जो चेयर है, तेरे घर पर जो टेबल है, क्या इनके अंदर कोशिका है? हाँ जी है। क्या जीवित कोशिका है? नहीं, मृत कोशिका है। वो जो टेबल चेयर जो लकड़ी से बनाई गई है उसके अंदर कोशिका भित्ति मिल रही है। अब जरा इमेजिन कर, ये जो डाइएटम जो है इसके अंदर जो जीव जो है, जब ये मर जाएगा, जब ये मर जाएगा तो इसका अपघटन होएगा। हाँ, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएगा, ये तो जीव द्रव्य सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगी सर? कोशिका भित्ति। क्या रह जाएगी? कोशिका भित्ति रह जाएगी। और ये कोशिका भित्ति जो है ये बहुत हार्ड है, जिसका अपघटन आसानी से नहीं हो पाएगा। अब आप मुझे बताइए, ये डाइएटम्स कहां पर मिल रहे हैं सर? ये डाइएटम्स समुद्र में मिल रहे हैं।
किसमें मिल रहे हैं सर? समुद्र में। अगर ये समुद्र में डाइएटम्स मिल रहे थे, हमने इनको पादप प्लावक बोला था। पादप प्लावक का मतलब सर ये यहां पर मिल रहे थे, सर ये पानी की सतह पर मिल रहे थे। पादप प्लावक कौन होते? जो पानी की सतह पर मिलते, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। लेकिन जरा सोच, इनका भी तो जीवन काल होएगा ना, अमर तो ये भी नहीं है ना, मर जाएंगे ना ये। और जब इनका जीव द्रव्य खत्म हो जाएगा तो ये धीरे 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 करते 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 नीचे आएंगे। हाँ सर, और नीचे आकर ये इकट्ठे होने लग जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि इनका अपघटन नहीं हो रहा। किसका? इनकी कोशिका भित्ति का। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हाई टेम्परेचर, अम्ल, उच्च ताप, अम्लीयता, और हम बोलेंगे अग्नि, और हम बोलेंगे क्या, एंजाइम्स, इस कोशिका भित्ति को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जब खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये डाइएटम्स की, ये जो कोशिका भित्ति जो थी, या ये मृत डाइएटम्स जो हैं, क्या ये इकट्ठे होते जाएंगे? क्या इस तरीके से समुद्रों के आधार पर इकट्ठे होते जाएंगे? हाँ सर। और जब ये इकट्ठे होते जाएंगे तो इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? डाई एटमी मृदा। हिंदी में बोलते हैं डाई एटमी मृदा, इंग्लिश में बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ बोलते हैं इसको। अब ये जो संरचना जो होती है ये ग्रेन्यूल्स की जैसी होती है, छोटे छोटे दानेदार संरचना होती है। ये इस तरीके से दानेदार संरचना है, कोशिका भित्ति की दाने दाने हैं यहां पर। अब आप इसको निकालते हैं और निकाल कर इसको यूज में लेंगे। किस चीज में यूज में लेंगे? मैंने परसों फेसबुक पर, वैसे मैं चला रहा था फेसबुक यूट्यूब, जब मैं चलाता हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा। स्कूल के बच्चे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत सीधा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या? एक गंदा पानी लिया, उस गंदे पानी को उन्होंने इस तरीके से 4-5 गिलास थे, गंदे पानी को यहां पर डाला। यहां पर क्या डाल रखे थे उन्होंने? बड़े बड़े पत्थर डाल रखे थे, यहां छोटे छोटे पत्थर डाल रखे थे, यहां कोयला डाल रखा था, यहां बजरी डाल रखी थी, छोटी छोटी मिट्टी के कण डाल रखे थे, छोटे छोटे मिट्टी के कण। और लास्ट में एक और कंटेनर था, उसके अंदर रुई डाल रखी थी, कपास डाल रखी थी। अब पानी यहां से गिरते 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 यहां से जा रहा था। किन से होते जा रहा है? क्या यहां पर ये दानेदार संरचनाएं हैं? उन दानों के बीच में से जब वाटर जाएगा तो क्या फिल्टर होता हुआ जाएगा? हाँ सर। छनता हुआ जाएगा? हाँ सर। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगा, ये दानेदार संरचनाएं हैं, ये दानेदार संरचनाएं हैं। इन दानेदार संरचनाओं को हम यूज में ले रहे हैं। किसको छानने के लिए? सर इसको हम यूज में लेते हैं। किसको छानने के लिए? साफ साफ लिखा हुआ है क्या? इनको हम यूज में लेते हैं क्या? तेल को, सिरप को क्या करने के लिए? निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब फिल्टर, छानने के लिए। किसको? तेल को छानने के लिए। जो सिरप बनाए जाते हैं उनको छानने के लिए इनको लिया जाता है। पेंट्स, पॉलिश बनाने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। किसको? इस डाई एटमी मृदा को। अब ये जो सारी चीजें मैंने तेरे को बताई है, ये जितना भी मैंने तेरे को बताया है, एक काम कर, फटाफट सामने पढ़ता जा। चौथा बिंदु, पढ़ और निपटा। 3 बिंदु तक मैंने तेरे को बता दिया। तीसरा बिंदु, साबुनदानी की तरह जैसी होती है। 2 अतिच्छादित कवच होते हैं, यानी 2 कवच मिल रहे हैं। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा बिंदु पढ़। इनकी भित्तियों में क्या मिल रहा था? सर सिलिका मिल रहा था, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होती है। खत्म। बेटा चार बिंदु क्लियर है। 5वां बिंदु, छठा, 7वां, 5वां, छठा, 7वां। फटाफट निपटाइए इसको। 5वां बिंदु क्या कह रहा है कि इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। यानी वो जो मरे हुए डाइएटम है, मरे हुए मतलब, मृत मीन्स का मतलब, हम बोलते हैं एकल कोशिकीय जीव कभी मरते नहीं है, अमर होते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन कब? जब वो अपने जीव द्रव्य को बांट लेते हैं।
कब? जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिली तो एकल कोशिकीय जीव की भी मृत्यु होती है। हमारी एनसीईआरटी लाइन जो होती है अधूरी चीजें बोल देती है। क्या? कहीं लिखा हुआ था पहले 12th क्लास में एक चैप्टर था जीवों में जनन, जहां पर लिखा हुआ था एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं अमर होते हैं। कब अमर होते हैं? जब वो अपने जीव द्रव्य को क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं, विखंडन कर लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। कब करते हैं? जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो वो विखंडित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बांट नहीं पाएंगे और वो नष्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो मृत कहलाते हैं। और जब वो मृत हो जाते हैं, जैसे यहां पर डायटम, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो इनका जीव द्रव्य भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। केवल क्या रह जाएगी? कोशिका भित्ति। तभी तो हमने क्या बोला? मृत डायटम। अब ये जो मृत डायटम जो होती है इनकी कोशिका भित्ति अवशेषों के रूप में नीचे चली जाएगी, समुद्रों के नीचे चली जाएगी, आधार में चली जाएगी और क्या कहलाएगी? डाईएटमी मृदा कहलाएगी। कैसी है? कणिका में है। कैसी है? कणों के रूप में। कैसी है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में है, जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं पॉलिश करने के लिए, जिसको हम यूज में ले रहे हैं तेल और सिरप को छानने के लिए। सबसे मेन उत्पादक होते हैं कौन? आपके डाई एटम्स। अब निखिल ठाकुर कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। बेटा सबको संतुष्ट नहीं कर सकता मैं, देख सीधी सी बात है, ठीक है। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। देख दोस्त, अब इतनी सी चीजें अगर तेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्राइसोफाइट के टोटल 7 बिंदु, खत्म खल्लास। ऑल क्लियर? बहुत ही बढ़िया, 100%। चलिए जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पूरी एक लाइन में सारे के सारे बिंदुओं को एक साथ ही लिख दिया है। वेरी गुड। एक साथ सारे के सारे इन बिंदुओं को एक साथ लिख दिया। क्या? कि भैया सीधी सी बात है, डायटम डेस्मिड, हेडिंग डाली क्राइसोफाइट, डायटम डेस्मिड दोनों पानी साबुनदानी के जैसी कोशिका भित्ति, एपिथीका हाइपोथीका मिलकर फ्रिस्यूल मिलता है सिलिका, जिसकी वजह से ये हार्ड होती हैं। और साथ साथ ये जब मर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति नीचे खट्टी हो जाती है, जिसको हम डायटमी मृदा बोलते हैं, जो पॉलिश तेल सिरप को छानने के लिए यूज में आती है और ये मेन प्रोड्यूसर है। खत्म। सर ब्राक दे दो। कौन सी ब्राक दे दूं मैं? ब्रेक दे दो। अभी कहां से ब्रेक दे दूं? इतनी देर में ब्रेक दे दूं? इतनी जल्दी ब्रेक चाहिए है? हाँ जी, क्या कंप्लीट हुआ? क्राइसोफाइट। सेकंड किस पर आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट को अगर तू इस वर्ड को पढ़ेगा तो देख यहां पर लिखा हुआ है डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट अगर यहां पर वर्ड लिखा हुआ है तो इस वर्ड को जब तू पढ़ेगा तो इसमें फ्लैजिला वर्ड आ रहा है, जिसको हम कशाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशाभिका। और डाइनो वर्ड जो है सिंपली मीन है उसका डाई, यानी 2। मतलब ऐसे जीव जिनमें 2 कशाभिका मिलेंगी, सीधा मीनिंग है। ऐसे जीव जिनके अंदर 2 कशाभिका मिलेंगी। डायग्राम देखना जरा, यहां पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। हाँ सर, पहले तो इस डायग्राम में 2 चीजों को समझना पड़ेगा। क्या इस डायग्राम में ये जो आपको जीव दिखाई दे रहा है, क्या ये ग्लो कर रहा है? क्या ये ग्लो कर रहा है, चमक रहा है? हाँ सर। जब कोई जीव स्वयं चमकता है, जब कोई जीव स्वयं ग्लो करता है, चमकता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने देखा होगा घड़ी जो होती है, उस घड़ी के अंदर जो कांटे जो होते हैं वो चमकते हैं। हाँ सर। क्या होता था याद करिए सर? रेडियम होता है ना, चमकता है ना। रोड पर जाते हैं, जब लाइट पड़ती है तो वहां पर स्टॉपर जो होते हैं वो चमकते हैं, चमकते हैं।
किस वजह से चमकते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं सर? इल्यूमिनेशन बोलते हैं, संदीप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदीप्ति, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अब जरा सोच, यहां पर इल्यूमिनेशन एक निर्जीव चीज दर्शा रही है कि सजीव है? सर ये तो जीव है, तो क्या मैं इस प्रक्रिया को जैव संदीप्ति बोलूंगा? क्या इस प्रक्रिया को जैव संदीप्ति बोलेंगे कि स्वयं एक जीव क्या हो रहा है? चमक रहा है। बायो इल्यूमिनेशन या बायो इल्यूमिनेसेंस भी बोल देते हैं इसको। बायोल्यूमिनेसेंस या बायो इल्यूमिनेशन जैव संदीप्ति कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होती है, ये कैसे चमक जाता है? अभी पीछे का कंसेप्ट बता दूंगा, लेकिन अभी जो चीज समझनी है वो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ये जैव संदीप्ति दर्शाते हैं। सारे नहीं, कुछ। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या सारे कीड़े खुद चमकते हैं? ये जुगनू चमकते हैं। सोचो, क्या मधुमक्खी तुमको चमकती हुई दिखाई देती है दिन में या सॉरी रात में? नहीं सर, चमकती हुई दिखाई देते? सारे कीड़े चमकते हुए दिखाई देते? नहीं सर, जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी जुगनू में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जैव संदीप्ति की होती है। अब वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो अभी रुकना, अभी कंसेप्ट बता रहा हूं। लेकिन अभी इतना सा कि सर डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम क्या होता है? बायो इल्यूमिनेसेंस या जैव संदीप्ति होती है, ये इनके अंदर मिलती है। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात जरा देखिएगा, यहां पर हमने इनको डाइनोफ्लैजिलेट क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अगर आप फोकस के साथ देखेंगे तो आपको एक धागा सा दिखाई देगा। यहां पर एक ये धागा दिख रहा होगा, चलो लाल रंग का दिखा देते हैं। यहां पर अलग से देखना, थोड़ा सा ये धागा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का। यहां पर एक ये धागा दिख रहा है। हाँ सर, एक और धागा देखना बिल्कुल यहां पर, ये वाला भी दिख रहा था। वापस से देख, ये वाला दिख रहा है यहां पर। तो यहां पर कुल मिलाकर ये हैं दो कशाभिका, जिनमें से एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुलंबीय। कैसी? एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुलंबीय। यहां पर ये वाली जो दिखाई दे रही है और ये वाली जो दिखाई दे रही है, एक आपको अनुप्रस्थ रूप से दिखाई दे रही है और एक आपको अनुलंबीय रूप से दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर पढ़ा कि भैया डाइनोफ्लैजिलेट्स को डाइनोफ्लैजिलेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो क्या मिलती हैं? कशाभिका मिलती हैं। एक लंबवत होती है और एक अनुप्रस्थ होती है। एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है और एक ट्रांसफर रूप से मिलती है। याद रखना, सभी के अंदर मिलती है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे इस जगह, ये समुद्र की लहरें, ये समुद्र का किनारे पर जो पानी जो है ये जगमगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और हर साल हर बैच में, पिछले कई साले जितने भी बैचेस हैं वहां पर ये चीज बताता हूं। क्या? एक मूवी थी जिसका नाम था एक विलन। उस एक विलन मूवी के अंदर एक गाना था, तेरी गलियां मेरी मेरी तेरी तेरी गलियां। अगर आपने सुना हो वो गाना, जब आप सुनते हैं तेरी गलियां मेरी तेरी 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 गलियां, उस गाने के अंदर जो हीरो जो होता है, समुद्र, हीरो हीरोइन दोनों समुद्र के इस तरीके से यहां पर खड़े होते हैं, है ना, और इस तरीके से वो पानी उठाता है और उसके हाथ में जो चीज आती है वो ग्लो करती हुई दिखाई देती है ना। तो वो कौन है सर? वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं सर? संदीप्ति दर्शा रहे, ग्लो कर रहे हैं। अब कौन सा संदीप्ति दर्शाता है, कौन सा ग्लो करता है, ये अभी हम देखने वाले हैं। अभी हमने सिर्फ इतना सा कंसेप्ट देखा कि भैया इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, जिनमें से एक लंबवत होता है और एक जो होता है अनुप्रस्थ होता है। और ये बायो जैव संदीप्ति भी दर्शाते हैं। इतना सा बिंदु समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी, इतना सा बिंदु समझ में आ गया? यहां तक की बात समझ में आ गई है? हाँ सर, पहले बताया, ठीक है। चले आगे, सिंपल सा था, पढ़े आगे। आइएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बनेगा, आप जल्दी से आंसर देंगे। इससे पिछला वाला समूह का नाम क्या था?
देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी पता चलेगा। डाइनोफ्लैजिलेट से पहले हमने प्रोटिस्टा जगत का जो समूह देखा था उसका नाम क्या था? दिमाग लगा। डाइनोफ्लैजिलेट से पहले क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्राइसोफाइट। क्या पढ़ा था? क्राइसोफाइट पढ़ा था ना। क्राइसोफाइट के अंदर कौन आए थे? डाइएटम्स और डेस्मिड्स आए थे ना। कहां पर मिल रहे थे क्राइसोफाइट? कौन से पानी में मिल रहे थे? दोनों, साफ भी समुद्री भी। बोला था ना, याद रखना है। ये कहां पर मिलेंगे? साफ में नहीं मिलेंगे। ये मेनली कहां पर मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है, यहां से बना है, इसलिए बोल रहा हूं। इससे पहले वाले समूह के जो जीव थे वो दोनों प्रकार के जल में मिल रहे थे, लेकिन ये मेनली मुख्य रूप से अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं, इक्के दुक्के होंगे, लेकिन मेनली ये कहां पर मिल रहे हैं भैया? समुद्र में मिल रहे हैं, याद रखना। बाकी प्रकाश संश्लेष ये भी है, इससे पिछले वाले भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला बिंदु याद रखना, भूलना नहीं है। दूसरा बिंदु बेटा यहां पर एक साथ ही ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है जी। अब ये जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। कौन से? ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। पीला कलर भी होता है, ब्राउन भी होता है, येलो भी पीला हो गया, ग्रीन भी होता है, अलग अलग रंगों के होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये अलग अलग रंगों के हैं, अगर ये अलग अलग रंगों के हैं, पीला है, हरा है, भूरा है, नीला है, अलग अलग रंगों के हैं, ये लाल भी है, तो ये अलग अलग रंग किसके कारण हो रहे होंगे? आपका रंग है, हां सर, किसके कारण है? वर्णक के कारण है ना। उस वर्णक का नाम क्या है? मेलानिन है। हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। साइनिन के कारण कौन सा होता है? सर ब्लू कलर होता है। देन तो जरा सोचिए, इनके अंदर वर्णक अलग अलग होंगे। जैसे लाल रंग किसके कारण होता है? अलग अलग वर्णक होते हैं। जैसे कैरोटीन्स होते हैं, उसके कारण लाल रंग होता है। जैसे बीटा कैरोटीन होते हैं, लाइकोपीन होते हैं, जो हम प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनके अंदर पीला रंग किसके कारण होता है? सर पीला रंग जो होता है ज़ेंथोफिल्स के कारण होता है। तो कहने वाली बात जो थी कि भैया इनके अंदर अलग अलग रंग के ये अगर हैं तो क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर अलग अलग क्या मिलते हैं? वर्णक मिलते हैं। इसकी वजह से इनका रंग जो होता है अलग अलग होता है। नेक्स्ट, हाँ जी, इससे पिछले वाले समूह में जो कोशिका भित्ति थी, उस कोशिका भित्ति में क्या मिल रहा था? सिलिका। याद रखना, कंपैरिजन करते हुए चलना, कंपैरिजन करते हुए चलना। यहां पर सीधा सीधा ध्यान से सुनना, कंपैरिजन करते हुए। इससे पिछले वाले समूह में किसको रखा? डाइएटम्स, डेस्मिड्स। यहां पर कोई है नहीं, सिंपल डाइनोफ्लैजिलेट है, कोई प्रकार नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है। दूसरा, वो कौन से जल में मिल रहे थे? दोनों। ये किस में मिल रहे हैं? समुद्री जल में मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वहां पर कोशिका भित्ति जो थी दो आवरण में बटी हुई थी। एपिथिका, हाइपोथिका मिलकर क्या कहला रही थी? कोशिका भित्ति फ्रिस्यूल कहला रही थी, जिसमें क्या मिल रहा था? सिलिका, जो कठोर थी। क्या यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो कठोर है? यस, ये भी कठोर है, लेकिन इतनी कठोर नहीं है जितनी वो कठोर थी। यहां पर भी कठोर है, लेकिन इतनी कठोर नहीं है जितनी वो कठोर थी। यहां पर कठोरता किसके कारण होती है? सेल्यूलोज। याद रखना, वहां पर कठोरता सिलिका, यहां पर कठोरता सेल्यूलोज के कारण होती है। वही सेल्यूलोज जो पादपों के अंदर मिलता है। इसीलिए क्या बोला था? वैज्ञानिक कंफ्यूज हो जाए कि पादप समझें कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समझिए। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत तब मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये एकल कोशिकीय होते हैं। तो इनके अंदर क्या मिल रही है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या आती है? कठोरता आती है। कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से सेल्यूलोज की इस तरीके से पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कठोरता आती है। याद रखना। नेक्स्ट, अगला बिंदु मैंने आपको बता ही दिया। इनके अंदर कितने कशाभिका होते हैं? 2 कशाभिका होते हैं, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लंबवत होता है, लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। और ये जो अनुप्रस्थ जो होता है ये बीच में से निकलते हैं। ये दोनों कहां से निकल रहे हैं? ये बीच में खांच, एक दरार होती है, वहां से निकलते हैं। ये आपने जब डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में एक अंदर एक दरार सी नहीं दिख रही थी? ये इस तरीके से, ये बीच में एक दरार सी है। इसी दरार के
अंदर से कौन निकलते हैं गुरु आपके? एक लंबवत निकलता है और एक अनुप्रस्थ रूप से निकलता है। किसके बीच में? इस डाइनोफ्लैजिलेट्स के बीच में एक दरार होती है, उस दरार, उस खांच के अंदर से निकलते हैं आपके क्या? 2 फ्लैजिला। हाँ जी सर, आप हमेशा गुस्से में काहे रहते हैं? ले भाई, आ गए जी, आ गए, पधारो पधारो, आ गए जी, आ गए। टन, घंटी बजा दी भैया, आ गए हम। हाँ जी सर, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस कौन है ये? अभय मौर्य। सर आप हमेशा गासे में क्यों रहते हैं? हाँ बेटा, मैं गासे में रहता हूँ, गासे में रहता हूँ, गासे में। आ गए जी, आ गए, नखरे वाले आ गए। हाँ जी बेटा, कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का नेक्स्ट टेस्ट में। हाँ जी, एक कह रहा सर बात तो सही है। हाँ बेटा, मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्से में रहता हूं, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता हूं, क्या करूं बताओ? है कोई किसी के पास इलाज है? प्लीज मेरे को बता दो यार, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं मैं? बहुत गुस्सैल आदमी हूं मैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को। यहाँ नाक पे बैठा रहता है हमेशा गुस्सा ना। है किसी के पास? अब है कुछ, है तेरे पास इलाज है तो दे दे, कोई जड़ी बूटी कोई आसपास हो तो कुछ पूछ लेना किसी नीम हकीम से कि हमारे गुरुजी को गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब लग रहे हैं, वेल डन। ऐसे बच्चे यार, अगर ऐसे बच्चे मिल जाएं यार जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, तो कसम से काहे गुस्सा आएगा? अबे बाबू, अरे अबे बाबू, तुम्हारे कारण आता है वे, तुम जैसों के कारण आता है। सर मिर्ची खाया करो, ठीक है आज बोलूंगा मिर्ची खाने के लिए। वे मिर्ची तो मैं बहुत खाता हूँ यार, रोज अचार खाता हूँ मैं मिर्च वाला। मेरे को लग रहा है मिर्च के कारण ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को, मिर्चेली स्वभाव का होता मैं जा रहा हूं। हाँ भैया, नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस समझ में आ गया। कंप्लीट 12th क्लास, 13 चैप्टर। सेल नहीं आएगा, जैवणु नहीं आएगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 12th ओनली, सिर्फ 12th क्लास के 13 चैप्टर। ठीक है, देखो एक और आया। सर आप बहुत पर्सनल बातें करते। आ गए जी, आ गए। टाइम क्या हो गया? हाँ 3 बजने वाले हैं, स्कूल से छूटकर आ गए। अब क्या करेंगे? सारे स्कूल की भड़ास यहां निकालेंगे। आ गए जी, आ गए। चलो जी, तो नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस बेटा ये होने वाला है, पूरी 12th क्लास, जिसमें 13 चैप्टर है। सेल वाला चैप्टर नहीं आएगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं आएगा, जैव अणु नहीं आएगा। चल आगे बढ़े, आइए। हाँ जी, यहां तक के डाइनोफ्लैजिलेट्स के ये 4 बिंदु समझ में आ गए? हाँ जी,
कि आपको ये 4 बिंदु समझ में आ गए? जरा एक बार बाबू पढ़ने वाले बालक हमको जरा एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। सर इस संडे को होएगा? नहीं, मतलब इस संडे को तो नहीं है, नेक्स्ट संडे को होएगा। इस संडे को नहीं है बेटा, नेक्स्ट संडे को होएगा, यानी अगले साल होएगा, अगले साल। आ गया समझ में? चलो सर सब सेट है, ठीक है। तो याद क्या क्या करना है? समुद्र में मिलते हैं, ये वाला याद रखने के लिए रख सकते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, बस इतना याद रखना, अलग अलग रंगों के होते हैं, समुद्र में मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोशिका भित्ति में क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज मिल रहा है, याद रखना है। चौथा बिंदु, इनके अंदर 2 कशाभिका होती है, एक लंबवत होती है और एक अनुप्रस्थ होती है और खांच के अंदर से निकलती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट 5वां बिंदु जो है, क्या आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अभी जब हमने ब्लू ग्रीन एल्गी जब हमने पढ़ी थी, साइनोबैक्टीरिया जब मैंने बताया था आपको, साइनोबैक्टीरिया के 5 बिंदु, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4, एक एक्स्ट्रा बताया था। क्या बताया था? देख कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है, मुझे बताएगा कोई? वो 5वां बिंदु जो था, वो 5वां बिंदु जो था, याद कर, वो 5वां बिंदु क्या कह रहा था कि लाल समुद्र किसके कारण हुआ था? याद कर, याद कर, कोई लाल समुद्र था। हाँ सर, और वो लाल समुद्र जो था वो किसके कारण हुआ था? सर एक नील हरित शैवाल के कारण हुआ था, जिसका नाम क्या था सर? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये कौन था गुरु? ये सर हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी थी, नील हरित शैवाल था, याद रखना। दूसरा, अब है लाल तरंगे, रेड टाइड्स, जो यहां पर लिखा हुआ है लाल तरंगे, ये किसके कारण होती हैं? सर ये होती हैं डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट नहीं। एक बालक ने लिखा था क्राइसोफाइट, नहीं, लाल तरंगे डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होती है, और उस डाइनोफ्लैजिलेट के 2 एग्जाम्पल हैं। एक का नाम है, हमारी एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, कौन सा? गोनियोलेक्स। एक और याद रखना है, जिम्नोडीनियम। याद रखना, भूल मत जाना, कौन? जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स। ये 2 कौन है सर? ये हैं डाइनोफ्लैजिलेट। तो 2 अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई। ये डाइनोफ्लैजिलेट है जो एकल कोशिकीय यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ये जो है नील हरित शैवाल है जो मोनेरा जगत में आती है, साइनोबैक्टीरिया है। फर्क इतना सा, इसके कारण होता है रेड सी, समुद्र जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, और इसके कारण तरंगे जो होती है, वेव्स जो होती हैं, इस तरीके से तरंगे जो आती हैं वो रेड कलर की होती है। वेव्स जो आती है, टाइड्स जो आती हैं, ये टाइड्स जो आ रही हैं, इस तरीके से ये ज्वार सा जो आ रहा है, ये कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। डन? क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गया? ये याद रखना बेटा जी आपने, लाल तरंग किसके कारण होती है? भूल मत जाइएगा, गोनियोलेक्स के कारण होती है। ठीक है, तो ये कौन सा बिंदु था हमारा? 5वां, जिसमें इस 5वें बिंदु के साथ में ये 7वां बिंदु बनाकर उदाहरण याद रख लिया। लेकिन सर ये 6ठा बिंदु क्या कह रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा दिमाग लगाकर आंसर दीजिएगा बेटा। ये गोनियोलेक्स, ये जिम्नोडीनियम जो है, ये कौन है सर? ये डाइनोफ्लैजिलेट है। ठीक है सर, ये एकदम से संख्या में बढ़ गए होंगे, तभी तो लाल तरंगे आई होंगी। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो, इमेजिन करो, ये लाल तरंग क्यों आई? क्योंकि सर इनके कारण आई। ये इनके कारण क्यों आ गई? क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई। अब जरा सोच, इनकी संख्या, जैसे इसकी संख्या बढ़ी थी, मैंने तेरे को बताया था,
ऐसे इसकी संख्या बढ़ गई है। अब इनकी संख्या क्यों बढ़ रही होगी? सोच, दिमाग लगा, इनकी संख्या क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि पोषण मिल रहा होगा बहुत ज्यादा। पोषण कब मिल रहा होगा? जब कार्बनिक पदार्थ बढ़ गया होगा। कार्बनिक पदार्थ अगर बढ़ गया है तो इनकी संख्या बढ़ रही है। इनकी संख्या बढ़ रही है तो ये अपनी संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? सर जल्दी जल्दी जनन करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। और जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करने के लिए, जल्दी जल्दी जनन करने के लिए, जल्दी जल्दी संख्या बढ़ाने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी। और जल्दी जल्दी एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब जल्दी जल्दी क्या होएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से तो एनर्जी आती है ना। जल्दी जल्दी जनन करने के लिए जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दिमाग लगा, बुद्धि चला, चलानी तो तेरे को पड़ेगी। अगर मेरे को खाना मिलेगा, मैं एक जीव हूं, मेरे को खाना मिलेगा, मैं जल्दी जल्दी पानी में से ऑक्सीजन लेता जाऊंगा, ऑक्सीजन लेता जाऊंगा। ऑक्सीजन ली, रेस्पिरेशन किया, एनर्जी बढ़ाई, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया। रेस्पिरेशन में भोजन ही तो तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज ही तो तोड़ा जाता है। हमने फटाफट ग्लूकोज को तोड़ना है, पानी में से ऑक्सीजन ली, ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी बनाई, एनर्जी से यूटिलाइज करके हमने अपनी संख्या को बढ़ा लिया। अब दिमाग लगा, क्या ये कंडीशन करने से पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा या कम होएगा? सोचो। दिमाग लगाइए, क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन का स्तर अगर कम हो गया तो दूसरे जलीय जीव के लिए ये जहरीले साबित हुए या नहीं हुए? दिमाग लगा। जैसे याद कर, बंगाल का आतंक भी तो यही करता था। आइकॉर्निया क्रेसिपस भी तो यही करता था, अपनी संख्या को फटाफट बढ़ा लेता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम कर देता है, तो दूसरे जलीय जीव क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो एक प्रकार आतंक है, एक प्रकार का विषैला, एक प्रकार का जहरीला है। अब यहां पर यह मत समझना कि ये जहर निकाल रहा है। यहां पर जहरीला किस रूप में लिखा गया है? इस रूप में लिखा गया है, विषैला इस रूप में लिखा गया है कि ये अपनी संख्या इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, जिससे दूसरे जलीय जीव, मछली जैसे खत्म हो जाते हैं। अब पढ़े इस चीज को। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। अब ये लाइन दिखने में तो ऐसी लग रही है कि अरे विष निकाल दिया, अरे जहर निकाल दिया, जिससे मछलियां मर गई। एक्चुअली यहां पर इस लाइन का प्रॉपर मीनिंग ये था कि इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है, जिसको हम शैवाल प्रस्फुटन भी बोल देते हैं, एल्गल ब्लूम्स बोल देते हैं इनको, जिसकी वजह से दूसरी मछलियां, दूसरे जलीय जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हां जी, डन। एग्जाम्पल गोनियालेक्स। ये थे 7 बिंदु किसके? डाइनोफ्लैजिलेट्स के। बता, क्या ये याद हो जाएंगे? क्या ये याद हो जाएंगे? डन। चिकारा क्लियर है? चलें आगे। सर ये प्लांट हैं या एनिमल्स? बेटा ये ना प्लांट हैं ना एनिमल्स हैं। प्लांट जैसा लक्षण दर्शा रहे हैं। सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में मिल रहे हैं, ठीक है। प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर दर्शा रहे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सर ब्रेक दे दीजिए, अभी 2 मिनट में दे रहा हूं, रुक जा, अभी दे रहा हूं। क्लियर है? ये 7 बिंदु थे, ये याद रखना है। ये खत्म हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। अब इसके बाद स्टार्ट होगा कौन? यूग्लिनॉइड। ठीक है, यूग्लिनॉइड पढ़ेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है, इससे ज्यादा नहीं। कहां पर आता है ब्रेक वाला? घड़ी कहां आएगी? बस
आरिफ जिया, नॉट पॉसिबल। सूसू पानी करना है, जल्दी से फटाफट करिए, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट्स।